नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 21 जून को योग दिवस था और इस दिन श्रीनगर में मोदी जी मौजूद थे। 7,000 कश्मीरियों के साथ मोदी जी ने योग साधना की और खुले में ये योग का कार्यक्रम हुआ, जिसने ये बता दिया कि जो जम्मू और कश्मीर है उसमें मोदी जी और सेना की मेहनत रंग लाई है। ये बात अलग है कि छुटपुट घटनाएं आज भी हो रही हैं। जो इस तरह से कहते हैं कि टारगेट किलिंग, वो एक ऐसा काम है कि जो ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं आतंकवादी और उनके जो समर्थक हैं कि अभी भी कश्मीर में और जम्मू में हालात सामान्य नहीं हैं। धारा 370 हटाने का कोई इफ़ेक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार हर वो काम कर रही है जिससे आतंकवाद पर प्रहार किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि 27 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार ने मुस्लिम लीग, जो जम्मू कश्मीर की है, मुस्लिम लीग जिसमें मसरत आलम गुट, ये जो है इसके ऊपर बैन लगाया था। राजनीतिक दलों को बैन करने का एकमात्र कारण होता है कि यदि वो देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल है तो यूएपीए के धारा में केस दर्ज अगर किसी नेता के ऊपर हो जाए तो मुख्य नेता के ऊपर अगर केस है और इस तरह के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ये बैन लगता है। मोदी सरकार ने ये बैन लगाया था, लेकिन इस बैन को यूएपीए का जो ट्रिब्यूनल है दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें इसको चुनौती दी गई। लेकिन वहां न्यायाधीश सचिन दत्ता ने 27 दिसंबर 2023 को जो बैन लगाया गया था इस मुस्लिम लीग पर, उसको सही ठहराते हुए ये आदेश दे दिया है कि अगले 5 साल तक का ये बैन जारी रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जो मसरत आलम है ये देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। आतंकवादियों की भाषा बोलना, आतंकवादियों को मदद करना, उस तरह की बयानबाजी करना, ये इस राजनीतिक दल के लोगों ने किया है और इसके कारण अब ये बैन लगा है। ये बड़ी कार्रवाई मोदी सरकार की है और इस बड़ी कार्रवाई में कोर्ट का जब एक आदेश आ जाता है तो ये मोदी के फैसले पर जो मोहर लगी है, गृह मंत्रालय के फैसले पर जो मोहर लगी है, ये केंद्र की जीत मानी जा रही है। और ये अब उन अलगाववादी ताकतों और देश में अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि यदि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देश के अंदर कुछ राजनीतिक दल और हैं जो इसी तरह कहीं ना कहीं आतंकवादी गुटबाजी में, आतंकवादियों की भाषा बोलने में या देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। ऐसे में आपने देखा था पिछले दिनों पीएफआई पर भी बैन लगाया गया था और उससे जुड़ा हुआ जो राजनीतिक दल है उस पर भी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पर भी बैन लगा था और उसको भी सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई थी, जहां मोदी की कार्रवाई को वैध माना गया था। यानी सरकार पूरी तरह चौकन्नी है और ये सब ध्यान रखे हुए है कि कोई एक्टिविटी कौन क्या कर रहा है। हाल ही में आपने देखा है कि कुछ खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रही हैं पंजाब के अंदर, उस पर भी अब सरकार ध्यान दे रही है। गुप्तचर एजेंसियां उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अब ये देखा जा रहा है कि वो जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने अभी 133 करोड़ रुपया देने की बात कही, वो सही है या गलत है? किन लोगों पे फंड पहुंच रहा है? कौन भारत में इस मूवमेंट को हवा दे रहे हैं? कौन है जो पंजाब के अंदर जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं भिंडर वाले के? ये सब चीज़ें पता लगाई जा रही हैं। सीधा सीधा मोदी सरकार का संदेश है, अमित शाह का पूरा एक तरह से संदेश है कि भारत के अंदर भारत विरोधी एक्टिविटी अब नहीं चलेगी। अब जो नया कानून आ रहा है 1 जुलाई से, उसमें तो और सख्ती से मोदी सरकार अब इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, क्योंकि अभी तक आतंकवाद की जो डेफिनेशन थी वो हमारे कानून में नहीं थी, वो एक उसमें एक्ट डाला जा रहा है। दूसरा, जो राजद्रोह है उसको राष्ट्रद्रोह में कन्वर्ट करके और कठोर बनाया जा रहा है, फांसी की सजा तक भी देने का प्रावधान उसके अंदर है। यानी अभी तक जो राजनीतिक दल बनाकर नेता लोग ऐसे देश विरोधी एक्टिविटी वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, बयानबाजी करते हैं या उनसे फंड लेते हैं, अभी कानून की ढिलाई के कारण वो बच निकलते हैं, लेकिन 1 जुलाई के बाद उनका बचना नामुमकिन होगा। अब आपको बता दूं कि एक तरफ मोदी सरकार ये सख्ती कर रही है, जो आतंकवादी हैं उनके मददगारों पर कार्रवाई, जो आतंकवादी एक्टिविटी है उसके लिए सेना को खुली छुट्टी दे दी है। और उसी के कारण आपको बता दूं कि उरी सेक्टर में, बारामूला में और वहाँ जो अभी घटनाएं हुई हैं हाल ही की, अभी तक 16 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना को खुली छुट्टी दे रखी है, कोई बुलेट उनसे गिनती नहीं होती है। क्या फंड आप कहाँ खर्च कर रहे हो पूछा नहीं जाता है। कितना भी पैसा लगाइए, कितने मुखबिर आपको लगाने पड़ेंगे लगाइए, लेकिन घरों में घुसकर एक एक आतंकवादी को मारना है। अभी हमने पिछले दिनों ऐसी वीडियोस भी देखी थी
पहले वाला मामला नहीं है कि जनाजा निकाला जा रहा है आतंकवादियों का, जयकारे लग रहे हैं, मार्केट बंद हो रहा है, खुलेआम AK-47 लहराई जा रही हैं। अब आपने दूसरा नज़ारा देखा है। हमने पिछले दिनों देखा एक वीडियो जिसमें सेना के लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया और उसके बाद उसके पैर में रस्सी बांधकर उसको खचेड़ते हुए ले जा रहे थे। रास्ता पहाड़ी का था, कंधे पर ले जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और आतंकवादी जो होता है उसके लिए तो लोग कहते हैं जी मिट्टी का तेल डाल के उसको वहीं जला देना चाहिए। तो कुल मिलाकर उसकी बॉडी को कोई क्लेम भी नहीं करेगा। लेकिन ये ट्रेंड जो है बदला है। मोदी जी ने सरकार में आने के बाद ये ट्रेंड बदला है कि अब आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने इस तरह की बातें खुलकर सार्वजनिक मंच से कई बार बोली भी है और अब ये संदेश भी है। लेकिन एक बात यहाँ फिर से उठती है कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि कुछ घटनाएं जम्मू रीजन में होना शुरू हुई। जो वैष्णो देवी को तीर्थयात्री जा रहे थे उस बस पर हमला हुआ, उसमें कई लोग मारे गए। ये एक सोची समझी रणनीति थी और इस पर मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि अब जो जम्मू रीजन के लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि जम्मू को अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। उस रीजन को कश्मीर से अलग करने के कारण से उसको ऐसा लाभ मिलेगा जैसा लद्दाख को मिल रहा है। तो लद्दाख अलग हो गया, यूटी बन गया। उसके बाद जम्मू रीजन के लोग भी इस मांग को करने लगे और उसका एक रीज़न बड़ा ये है कि जो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित कहिए या कश्मीरी हिंदू अपना घर छोड़कर, अपनी इज्जत बचाकर, महिलाएं बाल बच्चे लेकर के घरों से विस्थापित हुए, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख है। अब तो उनके परिवार हो गए, अब तो उनके बच्चे भी हो गए, यानी वो 5 लाख अब मेरे ख्याल में 10 लाख के करीब हो गए होंगे। लेकिन वो दुनिया में जगह जगह रह रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम अपना घर बार छोड़ करके आए, आज हम सुरक्षित जम्मू में तो हैं, लेकिन कश्मीर में उन लोगों के बीच में जाना फिर से रिस्क लेना होगा जहां 99% मुस्लिम आबादी है। क्या भरोसा कल को क्या हो, क्या भरोसा कौन मुखबिरी कर दे। क्योंकि हमने कश्मीर फाइल मूवी में जिस तरह देखा कि एक पड़ोसी ने ही पड़ोसी की मुखबिरी की और आतंकवादियों को बता दिया था कि देखिए चावल के ड्राम में एक हिंदू छुपा है। अब ये जो घटनाएं हैं इसके बाद मांग बढ़ रही है। तो मोदी सरकार से मैंने भी ये वीडियो के माध्यम से आग्रह किया था कि मोदी जी को अब क्या करना चाहिए कि हर पैकेज की घोषणा होती है। जब तक धारा 370 लगी हुई थी, विशेष राज्य का दर्जा, और वहाँ बैठे हुए लोग करते क्या थे, केंद्र जितना भी विकास का पैसा देता था, नाम तो है जम्मू और कश्मीर J&K, लेकिन हो यह रहा था कि 90% जो पैसा है केंद्र का गया हुआ विकास के काम का, वो केवल कश्मीर रीजन में लगता था, जम्मू रीजन में उस पैसे को नहीं लगाया गया। कारण था तुष्टीकरण, क्योंकि उनको लगता था कि जो कश्मीर है वहाँ तो 90% आबादी मुस्लिम है, 10% हिंदू है। जम्मू में मामला उल्टा है, जम्मू रीजन में 90% हिंदू है, तो इनको लगता है कि यहाँ पैसे क्यों खर्च किए जाएं। और इसीलिए टूरिज्म को भी बढ़ावा जो दिया गया सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, वो कश्मीर रीजन में दिया गया। जम्मू में ऐसे क्षेत्र डेवलप नहीं किए गए, जबकि जम्मू में भी बेहतरीन पहाड़ियाँ हैं, मौसम ऐसा ही रहता है। अब आप सोचिए दिल्ली के लोग जो वीकेंड पे छुट्टी मनाने जाना चाहते हैं, लगता है भाई 3 दिन की छुट्टी है, चलो एक फ्राइडे की छुट्टी ले लेते हैं, सेकंड सैटरडे हो गया, या सैटरडे छुट्टी ऑफ है, 3 दिन की छुट्टी है, तो कहाँ जाएंगे। सीधा सीधा वो लोग गाड़ी उठाते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं और क्या करते हैं, वो चले जाते हैं मसूरी। देहरादून से मसूरी 5-6 घंटे का रास्ता है, चलिए पहुँच गए। कुछ लोग पहुँच जाते हैं शिमला, कुछ लोग पहुँच जाते हैं मनाली। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये यात्रा उनकी फ्लाइट वहाँ ज़्यादा हों, वहाँ के लिए ट्रेन ज़्यादा हों, रास्ते अच्छे हों, तो लोग इसी तरह जम्मू भी जा सकते हैं। भाई पहाड़ तो वहाँ भी हैं, ठंड तो वहाँ भी है, गर्मियों में वहाँ भी दिन बिताए जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया और इसके कारण जम्मू रीजन पिछड़ता रहा। मैं ये मांग करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे, जम्मू रीजन का डेवलप करे, जम्मू के रीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ क्षेत्रों का विकास करे, सड़कों का विकास करे, और तब आप देखेंगे कि बराबरी तभी आ पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदुओं को उठा करके कश्मीर रीजन में बसा दो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक शॉर्ट प्रोसेस तो ये हो ही सकता है। और जम्मू रीजन के लोगों की जो मांग है, मुझे लगता है मोदी सरकार का तीसरा टर्म ये इस बात पर ध्यान देगा। हालांकि अभी मोदी जी जब गए हैं 21 जून को, 3300 करोड़ रुपया उन्होंने वहाँ विकास के काम के लिए सैंक्शन किया है, लेकिन देखते हैं इस बार उसमें से कितना पैसा जम्मू रीजन में खर्च होता है, इसकी ज़रूरत भी है। दूसरा, हमने देखा था पिछले दिनों उन्होंने पहाड़ी, पाडरी और गड्ढा ब्राह्मण इनको ST का दर्जा दिया था, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। मोदी जी ने घोषणा की है कि हम विधानसभा का चुनाव जल्दी ही करेंगे,
तो निश्चित रूप से राज्य का दर्जा भी अब मिलने जा रहा है। तो मामला वही है कि राज्य का दर्जा मिलेगा तो कश्मीर को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि अलग रखने से डेमोग्राफी का एक चेंज आता है, और इसीलिए सरकार ने एक दूरगामी एक योजना बना रखी है जिसके कारण जम्मू को साथ रखना जरूरी है। अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि जम्मू रीजन का भी विकास हो जैसा कश्मीर का हुआ। तो ये जो अभी हो रहा है इसका प्राथमिक, मैं कहूँगा वैसे तो अंतिम चरण है आतंकवादी और उनके मददगारों का नाश, और ये हो रहा है। इसी में राजनीतिक दलों के नेता हों या सरकारी कर्मचारी, उन सब की पहचान करके नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। वहीं हाल ही में अभी जब मोदी जी वहाँ गए तो 2000 नवयुवकों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें बड़ी संख्या में जम्मू रीजन के भी युवा थे। यानी अब सरकार ने ये ध्यान देना शुरू कर दिया है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन के लोगों का भी विकास और उनको रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जाएं, जो एक बड़ा सराहनीय कदम है। आप अपनी राय रखिए कि आप क्या चाहते हैं। मोदी सरकार के लिए कोई सलाह है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं। वंदे मातरम।